कैसे दे दोगे? पूरे देश में 3% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, तो मैक्सिमम 3-3.5% से ज्यादा आबादी सरकारी नौकरी कर ही नहीं सकती है। लोग यहां बता रहे हम सरकारी नौकरी से बेरोजगारी दूर कर देंगे। कैसे कर दोगे दूर? बेरोजगारी दूर करने का तरीका है शिक्षा और युवाओं के हाथ में पूंजी, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, जिससे लाखों बच्चों को स्वरोजगार मिलेगा। अपने घर बैठकर लोग 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमा रहे हैं। ये एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और हम लोग जी रहे हैं 1960 में। रोजगार टेक्नोलॉजी से मिलेगा। अभी देश में सबसे ज्यादा रोजगार कहां आ रहा है? डेटा सेंटर से आ रहा है। बिहार में एक भी डेटा सेंटर का नाम ही नहीं कोई जानता है। आप और हम चीनी मिल बनाने के चक्कर में खाली पड़े हुए हैं। चीनी मिल खुलना चाहिए, लेकिन चीनी मिल बनाने से बिहार के युवाओं का भविष्य नहीं सुधरने वाला है। दुनिया कहां से कहां चली गई, और बिहार में अभी बैठ के आदमी वही 1970 वाला बात बतिया रहा है कि 4 किलो अनाज कैसे मिलेगा और हमको राशन कार्ड कैसे मिलेगा। उद्योग धंधे पर क्या बोलेंगे? अगर उद्योग लगे तो काफी लोग जो इलिटरेट पर्सन है उनको भी रोजगार उपलब्ध हो सकता है, इसलिए बिहार में उद्योग लगाना भी जरूरी है। इस पर क्या बोलेंगे? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन आप तो समझदार पत्रकार हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश बताइए जहां उद्योग लगाकर सबकी बेरोजगारी दूर की गई हो। सिंगापुर में कौन सा उद्योग है? न्यूजीलैंड में कौन सा उद्योग है? फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क में, नॉर्वे में कौन सा बड़ा उद्योग है? मेरे भाई, उद्योग जो है, सुनिए मेरी बात, लेबर की बात, इकोनॉमी को समझिए। इकोनॉमी के 3 फंडामेंटल जो चीज है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, उसमें जो उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग है, छोटा बड़ा सब मिलाकर वो पूरे देश में 18% है। कृषि की 60-65% सर्विस सेक्टर है, और आप कह रहे हैं कि उद्योग लगाकर आप बेरोजगारी दूर कर देंगे। कैसे कर देंगे? पूरी इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर 65% है, और 35 में कृषि और उद्योग दोनों शामिल है, छोटे बड़े सब मिलाकर। तो निश्चित तौर पर उसमें तरक्की होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के जरिए आप न देश में न बिहार में बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर में नौकरी है, सर्विस सेक्टर में तरक्की है, तरक्की वहीं से आएगी। अगर होटल बन रहा है, उसमें 50 लोगों को नौकरी मिली है, उसमें रिसेप्शन पे कोई बैठा है। अगर यहाँ 50 रेस्टोरेंट है तो उसमें 200 लोगों को नौकरी मिली है। अगर यहाँ 1000 टैक्सी चल रही है, उसमें लोगों को नौकरी मिलेगी। सिर्फ फैक्ट्री बनाकर मजदूर लगाने से पूरे बिहार को नौकरी नहीं मिल सकती। वो एक छोटा पहलू है। इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रोल मुश्किल से 20% है, मतलब 1/5 है, और उससे आप 100% लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। जैसे सरकारी नौकरी से 2% से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, वैसे ही पूरी आबादी का 20 या 25% से ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग से, चाहे छोटा उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो, उससे उसको पूरा रोजगार नहीं मिल सकता है। जब तक तीनों पहलू, कृषि, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, तीनों में तरक्की नहीं होगी, तीनों के बारे में प्लान नहीं किया जाएगा, तब तक बिहार में बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं है। सर, यहाँ स्थिति बहुत बॉटम में है, उसको टॉप में ले जाने के लिए क्या प्लान है? क्या किसका बॉटम में है? हर एक चीज में, शिक्षा में भी देख सकते हैं। बॉटम में है तो उसको टॉप में ले जाने का पहला प्लान ये है कि जो लोग बॉटम में हैं, हम और आप बिहार के लोग पहले ये एक्सेप्ट करें, रियलाइज करें कि हम लोग भैया सबसे पीछे और गरीब हैं। क्यों गरीब हैं उसका मतलब समझें कि गरीबी बात करने से दूर नहीं होगी, गरीबी सही तरीके से वोट देने से दूर होगी। वोट उसको दीजिए जिसकी समझदारी हो, अगर वो, और जिसको भी दीजिए उसको 5 वर्ष के लिए चुनिए। जीवन भर की बंधुआ मजदूरी मत कीजिए, किसी को मौका 5 वर्ष ही मिलना चाहिए। 5 वर्ष में अगर वो दल, वो नेता काम नहीं करता है तो उसको पलट के दूसरे ओर कीजिए। दक्षिण के जो राज्य जहां पर तरक्की हो रही है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जिन राज्यों में करीब करीब 1/3 जीडीपी अब पूरे देश का सिर्फ इन 5 राज्यों में है, इन राज्यों में पिछले 78 साल में कोई व्यक्ति 10 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना है। क्यों? क्योंकि जनता वहां पर डिमांड कर रही है कि भाई तुमने जो काम किया तुमसे हमको अच्छा चाहिए। अगर आप कल जनसुराज को चुन देंगे
और जनसुराज वालों को ही लगातार वोट देते रहेंगे तो जनसुराज वाले भी काम नहीं करेंगे। सबसे पहले तरक्की तब होगी जब जनता अपना अधिकार समझेगी और नेताओं में, दलों में ये डर होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हटाएगी। अभी तो जनता हटाएगी इसकी चिंता ही नहीं है। नेता जो है वो ये सोचता है कितना यादव है, कितना भूमिहार है, कितना पंडित है, वो देख ही नहीं रहा है कि कितना फैक्ट्री खोले, कितना स्कूल खोले, कितना सड़क बनाए। चुनाव लड़ने के लिए उसको मालूम है लोग जाति पर वोट देंगे, तो वो स्कूल की चिंता क्यों करे, फैक्ट्री की चिंता क्यों करे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मरौड़ा चीनी मिला बता रहे हैं कि बहुत बड़ा जख्म है, और आप लोग, सब लोग, हम लोग मिलकर जो लोग मरौड़ा चीनी मिल को बंद कराए उनको वोट दे रहे हैं, जो लोग मरौड़ा चीनी मिल खोलने का गलत वादा किए उन्हीं को वोट किए जा रहे हैं। तो कैसे सुधार होगा? सर एक मिनट, सर आपने कहा कि हम सोशल मीडिया के जरिए, हमने कहा एक बात और कि दायश में इतने लोग बैठे हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हम ही नहीं है। आप सब सवाल कुछ इनसे भी पूछिए। सर एक लास्ट सवाल है, आपने बोला कि सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को जॉब देंगे। सोशल मीडिया नहीं, टेक्नोलॉजी। आज से 1-1.5 साल पहले आपका आईटी टीम यही काम फोन करके यूट्यूब चलाते हैं वादा करते थे कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे सिखाएंगे, आप अच्छे कमाई कर सकते थे यूट्यूबर से। उसके बाद बच्चों का बहुत कि हम कोई खराबी होगा, कोई प्रॉब्लम, हम आपके संभालने के लिए हैं, पेज ठीक कर दिया जाएगा। आपके सामने प्रूफ है, मेरा पेज 3 पेज खराब हुआ, इसका नुकसान लगभग 8-10 महीने में लगभग 17-18 लाख रुपया मेरा बर्बाद हुआ। आप उसके बाद हमारे वजह से आपका 17-18 लाख नुकसान हो गया। आपकी आईटी टीम के कारण मैं प्रूफ दे सकता हूँ। अच्छा, आप अलग से आके मिलिए। अगर आप 17-18 लाख रुपए कमा रहे थे, अभी भी कमाते हैं सर 17-18 लाख, तो चलिए कम से कम आप मेरे इस बात को तो प्रमाणित कर रहे हैं कि, सुनिए ना, कि YouTube के जरिए या टेक्नोलॉजी के जरिए 17-18 लाख रुपया भी कमाया जा सकता है। आप तो हमारी बात कह रहे हैं। आपके साथ किसने क्या धोखा कर दिया, अभी कैमरे के बाद यहाँ बैठिएगा, अगर कोई धोखा किया होगा तो हरजाना हमसे ले लीजिएगा। लेकिन मुझे खुशी है कि बिहार के युवा होने के नाते आपने ये समझ बनाई है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाखों रुपया कमाया जा सकता है। उसके लिए हरियाणा में जाकर, गुजरात में जाकर किसी फैक्ट्री में 8-10 हजार रुपए की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप कर सकते हैं तो बहुत सारे लड़के कर सकते हैं। आपका क्या मसला है उस पर अलग से बात करना। हम रोजगार से जरा राजनीति पे आते हैं। जी, लगातार बात आप कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिले। आपकी पार्टी में भी तमाम नेता हैं, क्या आपका दल भी युवा आगे जो आने वाले प्रत्याशी हैं उस पर किस तरह के प्रत्याशी पर दाव लगाने वाला है, ऐसा कुछ मतलब कि हम नेताओं का चुनाव करेंगे, उनको रोजगार थोड़ी ना दे रहे हैं। लोग तो पहले से रोजगार वाले लोग। मतलब आप क्या कह रहे हैं, कैसे लोगों को एमएलए बनाए जो एमएलए रोजगार के लिए पा रहा है। युवाओं, देखिए, युवाओं की जो यहाँ तक भागीदारी का सवाल है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी संख्या में युवा आपको जनसुराज के टिकट पर लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन जनसुराज का क्राइटेरिया ये नहीं है कि आप युवा हैं इसलिए आपको टिकट मिल जाएगा। अगर आप सही व्यक्ति हैं, समाज में आपकी एक पकड़ है, समाज के लोग आपको चाहते हैं, तो आप युवा हो या बुजुर्ग, आपको टिकट मिलेगा। लेकिन स्वाभाविक तौर पर चूंकि हम लोगों ने कहा है कि ज्यादातर उम्मीदवार, मैं कह सकता हूं कि 2/3 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे लोग होंगे जो नए चेहरे होंगे, उसमें युवा भी बड़ी संख्या में होगा। भाई देखिए, एक मिनट इनका पहले जवाब दे लें। मेरे से सवाल ये पूछा गया कि आप चुनाव कहाँ लड़ेंगे, क्या आप चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा कि अभी तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, यही निर्णय है। लेकिन मैं दल से ऊपर नहीं हूँ। दल ने अगर निर्णय ले लिया तो जो दल निर्णय करेगा वो करूंगा। अगर दल ने निर्णय लिया कि मुझे राघोपुर से लड़ना है तो राघोपुर से भी लड़ूंगा। दल ने निर्णय लिया कि हरनौत से लड़ना है तो हरनौत से लड़ेंगे। जो भी दल से निर्णय होगा वो उसको मुझे मान्य, वो मेरे लिए मान्य होगा। प्रशांत जी, आप लगातार बिहार में जाति आधारित राजनीति पर चोट करते रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में आपने भरपूर चोट की, लेकिन कोई अच्छे नतीजे जनसुराज के लिए नहीं है। अभी भी आप इस बात को दोहराया है आपने कि बिहार की जनता जाति पाति के आधार पर वोट करती। तो ऐसे में जो कमिंग इलेक्शन है, इसके लिए आपकी पार्टी की रणनीति में कोई बदलाव आया है? मैंने ये नहीं कहा कि आपने बात को ध्यान से सुना नहीं। हमने ये नहीं कहा कि बिहार की जनता जाति पाति पर वोट करती है। मैंने ये कहा कि अगर जाति पर वोट करोगे तो आपको विकास नहीं मिलेगा।
मैं रोज कहता हूं कि बहुत सारे लोग आपके छपरा में, बहुत सारे लोगों ने लोकसभा में मोदी जी के नाम पर वोट दिया है। मोदी जी के जाति के लोग तो नहीं रहते हैं छपरा में, तो मैं ये नहीं मानता हूं कि हर व्यक्ति जाति पर वोट देता है, लेकिन आप जाति के लिए वोट दें या 5 किलो अनाज के लिए वोट दें या मंदिर के लिए वोट दें या हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दें, जिस चीज के लिए वोट देंगे वो चीज आपको मिलेगी। ये बात जनसुराज बता रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए, वो भी आपको मिलेगा। रह गई बात आपने कहा उपचुनाव की, तो 2-3 बात आप समझ लीजिए। उपचुनाव में जनरली अक्रॉस इंडिया पिछले 75 साल में देख लीजिए 90% केस में जो रूलिंग पार्टी है वही जीतती है। दूसरी बात, जो परिणाम आए वो निश्चित तौर पर हम लोग के आशा के अनुरूप नहीं थे, मैं उससे कोई एक्सक्यूज नहीं करता हूँ, लेकिन 10 दिन पुरानी पार्टी, हम लोग को 1 नवंबर को सिंबल मिला है, 31 अक्टूबर को 10 दिन के बाद चुनाव हुआ और हम लोग को 10% वोट आया है। जदयू यहाँ पर 30 साल से तो राज कर रहे हैं, 18-19-20 साल से तो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं। जदयू जब अकेले लड़ी थी तो उनको 16% वोट आया था। पिछले बार भाजपा को 19.6% वोट आया है बिहार में। तो 10 दिन पुरानी पार्टी को 10% वोट आया है, वो इतना भी बुरा नहीं है। 10% वोट अगर किसी दूसरे दल को आता तो आप लोग कहते कि भैया 21 गठबंधन में जाएंगे, इनको कितना सीट मिलेगा। लेकिन मुझे खुशी है कि आपकी और हम लोग की खुद की भी अपेक्षा, हम लोगों ने बार हायर सेट किया है। हम लोग 10% 15% वोट लेने नहीं आए हैं, हम लोग बिहार जीतने भी नहीं आए हैं, हम लोग बिहार को सुधारने का लक्ष्य लेकर आए हैं। तो हम लोग को और मेहनत करने की जरूरत है। और आपने उपचुनाव के बाद जो एमएलसी का चुनाव हुआ वो नहीं देखा, जहां आपको 22% वोट हम लोग को मिला। जीते वहां भी नहीं, लेकिन राजद तीसरे नंबर पे था, एनडीए चौथे नंबर पर और जनसुराज दूसरे नंबर पर 22% वोट के साथ था। तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, अभी चुनाव आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अंतिम एक और बात सुन लीजिए, मैं यहाँ पर एमएलए बनने नहीं आया, मुझे एमएलए बनकर मंत्री बनकर अपना जीवन नहीं सुधारना है। मैं बिहार को सुधारने के नजरिए से आया हूँ, एक सोच एक विचार लेकर आया हूँ और जनता को मैंने बार बार ये आश्वस्त किया है कि मैं कुछ भी हो जाए उसके ईमानदारी और शुद्धता में कमी नहीं आने दूंगा। और अगर उसके लिए 2 साल 5 साल 10 साल भी लगे तो मुझे कोई घबराहट नहीं है, मैं बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं हूँ। कोई भी जब आप बड़ा काम लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसमें अच्छे दिन भी आएंगे और कुछ झटके भी लगेंगे। लेकिन आज जनसुराज इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि कोई भी दल बिना जनसुराज की बात किए हुए अपने चुनाव की परिकल्पना नहीं कर सकता है, ये आपको भी मालूम है। बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बिना मतलब भाई जनसुराज जिसको भी टिकट देगा वो व्यक्ति किसी न किसी जाति का तो होगा ही। भाई जनसुराज ऐसे व्यक्ति को तो आप हमें बता दीजिए कौन सा आदमी है जो किसी जाति में पैदा ही नहीं हुआ। भाई हम किसी जाति के आदमी को तो टिकट, किसी को टिकट देंगे वो किसी जाति का होगा। तो कल आप कहिएगा कि ये भी तो जाति देखकर वोट दे, टिकट दे। टिकट देने का जो पैमाना है, टिकट देने का पैमाना है कि जिसको भी यहाँ के लोग, स्थानीय लोग उस विधानसभा के और जनसुराज से जुड़े हुए लोग, जो हम लोग का पैमाना है उस पर जो सही व्यक्ति पाया जाएगा, हम लोग की कोशिश होगी कि टिकट उसी को दें। लेकिन अगर 10 लोगों को टिकट मिलेगा तो निश्चित तौर पर उसमें 7-8 जातियां होंगी, क्योंकि 10 आदमी जाति विहीन तो कोई है नहीं। आप मुझे बता दीजिए छपरा में कौन ऐसा आदमी है जिसकी जाति नहीं है, उसी को टिकट दे देते हैं। भाई किसी न किसी जाति का तो होगा ही। अब जब हम देंगे किसी को टिकट और उसकी जाति मान लीजिए कि यादव की, आप भी यादव देखकर वोट टिकट दे रहे हैं, हम व्यक्ति और उसका चरित्र देखकर ही टिकट देंगे या दल देगा। निश्चित तौर पर जिसको टिकट मिलेगा वो किसी जाति का होगा। तो समीकरण आप पीछे समझ लीजिएगा। कितनी टिकट देंगे सारण लोकसभा से? कितनी महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे सारण? 40, मैं अभी बता देता हूँ, 40 महिला प्रत्याशी जनसुराज की ओर से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। कोशिश ये होगी कि हर लोकसभा क्षेत्र से कम 1 लोग जरूर लड़े। तो
लेकिन ये संभव है कि किसी लोकसभा क्षेत्र में एक भी ना हो, किसी लोकसभा क्षेत्र में 2 हो, लेकिन 40 महिला प्रत्याशियों को टिकट देने का वादा जनसुराज ने किया है, उस पर हम लोग कायम रहेंगे। 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर 40 प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। मेरे भाई, अभी तो आप कह रहे हैं कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है जनसुराज का, अभी तो आप कह रहे हैं कि आपको तो कोई वोट ही नहीं मिलेगा। तो भाई पहले जीत जाने दो, जीतने के बाद हम आपको भी बुला लेंगे छपरा से और आपके सामने बैठ के सारे विधायक बता देंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, ये इसका जवाब दे सकते हैं। अगला मुख्यमंत्री जो भी हो, नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये लिख लीजिए। और अगर एक मिनट रुक जाइए भाई, अगर इस पर गलती हो तो बिल्कुल मेरा गर्दन पकड़िएगा। किसी भी हालत में नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, और इसके लिए कोई आपको बहुत गणना करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल बात है। अगर एनडीए को यहाँ सफलता मिलती है तो उस सफलता में निश्चित तौर पर भाजपा नीतीश कुमार से ज्यादा सीट जीत कर आएगी। मेरा अगला तो सवाल किशोर वो कुमार नीतीश को तो फिर बनाएंगे नहीं, और अगर एनडीए जीती नहीं तो भी नीतीश नहीं बनेंगे। तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कौन होगा वो अभी तय होना बाकी है।